अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर जो कि है रिगार्डिंग एंजाइम्स। हमें एक तो एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन यहां पे पढ़ना है और एंजाइम्स की सिलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी पे बात करनी है और बाद में हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के रिलेटेड बात करते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिफाइन द एंजाइम्स। Enzymes are basically the nitrogenous compounds. These are the compounds containing nitrogen. That is why they are called as nitrogenous compounds, which are produced by plants and animals. Enzymes represent the special class of compounds which contain nitrogen. That is why they are called nitrogenous compounds. And they are mainly produced by plants and animals. And what they produce, enzymes, why they produce enzymes for, and what is the function of the enzymes, वो हम आज के लेक्चर में बेटा पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक चीज समझी है, जो एंजाइम्स होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड जो जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, और कौन प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट मीन्स एंजाइम्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव बायोलॉजिकल ऑरिजिन, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। या अगर हम ऐसे भी कहें, एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स और प्रोटीनिशियस कंपाउंड्स, और प्रोटीनिशियस कंपाउंड्स which control the biological reactions, or we can say they control the chemical reactions taking place in biological systems, which control the chemical reactions taking place in the biological systems. So I am here with two definitions. One is enzymes are the nitrogenous compounds which are produced by plants and animals. And the second definition is enzymes are the proteinaceous compounds, or they are themselves proteins which control the chemical reactions occurring in the biological systems. जो plants and animals में different types of chemical reactions होती है, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोटीनिशियस कंपाउंड्स यूज होते हैं, ऑल दोस प्रोटीनिशियस कंपाउंड्स व्हिच कैटलाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ऑल दोस प्रोटीनिशियस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? एंजाइम्स. So see here, what we are going to do next is, it was simply the definition of enzymes, what enzymes actually are. So enzymes are basically the nitrogenous compounds or the proteinaceous compounds which are produced by plants and animals so as to control the various biological reactions occurring in biological systems. So for the normal functioning, एक चीज याद रखना, for the normal functioning of enzymes की normal function के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए, that should not exceed 35 degrees Celsius. That should not exceed this. Enzymes properly function करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बॉडी का 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, दिस एंजाइम्स दे डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। और इसके अलावा फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, द pH of the medium that should be in between 5 to 7, in between 5 to 7. इस pH पे एंड इस टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर है और ये pH है, इस टेम्परेचर पे और इस pH पे एंजाइम्स जो है वो नॉर्मली फंक्शन करते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर इससे ज्यादा हुआ और अगर मीडियम का pH इस 7 से ज्यादा हुआ या 5 से कम हुआ, तो फिर ये एंजाइम्स बेटा प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं। सो ये तो आ गई थी कि एंजाइम्स कौन से कंडीशंस पे प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। तो उसके बाद आते हैं और एक पॉइंट पे, एंजाइम्स जो होते हैं दे आर हाईली एक्टिव एंड हाईली एफिशिएंट इन नेचर। सर अब ये क्या होता है? दे आर हाईली एक्टिव एंड हाईली एफिशिएंट।
हाईली एक्टिव कहने का मतलब यह है, मैंने पहले ही कहा कि एंजाइम्स जो होते हैं इनका रोल है, दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट्स। ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में एंजाइम्स का काम है कि ये डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एंजाइम्स बायोलॉजिकल रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड इंक्रीज करते हैं। सो अगर मैं यहां पे एक रिएक्शन लेता हूं H2CO3, एक रिएक्टेंट ले लिया कार्बोनिक एसिड। यू नो दैट जो कार्बोनिक एसिड है इट इज अ वीक एसिड। ये एक वीक एसिड है बेटा, वीक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड जो है, अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं अपॉन हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड हीट देने की वजह से डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होके एक तो ये वाटर रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड अपॉन डिकम्पोजिशन, अपॉन हीटिंग, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो दो चीजें बनाता है। लेकिन इस रिएक्शन में देखा गया है, ये जो ये कार्बोनिक एसिड का डिकम्पोजिशन है, इस रिएक्शन में देखा गया है एक मिनट में 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होते हैं। That means the rate of, if we say one thing, the rate of decomposition of carbonic acid taking place by its own upon heating, the rate of its decomposition is 100 molecules per minute of carbonic acid are decomposing continuously. लेकिन अगर आप इस रिएक्शन में कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और तो ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अगर आपको हीट दोगे, हीट देने की वजह से 100 मॉलिक्यूल्स इसके कंटिन्यूअसली 1 मिनट में डिकम्पोज होते हैं। लेकिन जब आप इसी रिएक्शन में एक एंजाइम यूज करते हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज एन एंजाइम। जब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आप यूज करते हो इस रिएक्शन में, तो क्या देखा गया है, इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। 1 मिनट में एंजाइम के बिना 1 मिनट में 100 मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होते हैं। लेकिन जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस यूज करते हैं बेटा, यहां पे एंजाइम बायोकैटलिस्ट, तो कार्बोनिक एसिड के 3 मिलियन मॉलिक्यूल्स 1 मिनट में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए, विदाउट एंजाइम्स 100 मॉलिक्यूल्स इसके डिकम्पोज होते थे, लेकिन जब हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इसमें यूज किया, इसी कार्बोनिक एसिड के 3 मिलियन मॉलिक्यूल्स पर मिनट डिकम्पोज हो जाते हैं। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि एंजाइम्स कितने एक्टिव और कितने एफिशिएंट होते हैं, यानी कि वो कितनी रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे इंक्रीज करते थे। कार्बोनिक एसिड जो है विदाउट एंजाइम जब ये डिकम्पोज होता है तो 1 मिनट में 100 मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होते हैं। लेकिन जब हम एंजाइम्स यहां पे यूज करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इस केस में, तो 3 मिलियन मॉलिक्यूल्स पर मिनट डिकम्पोज होते हैं कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स। तो इतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन 10 raised to power 20 times or even more in some cases. 10 raised to power 20 times जो है एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं और स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं, जो कि एक रिएक्शन की नॉर्मल स्पीड होती है। विदाउट एंजाइम्स जब वही रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स करते हैं, उस रिएक्शन की स्पीड जो है 10 raised to power 20 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमने यहां पे कहा कि एंजाइम्स दे आर हाईली एक्टिव एंड हाईली एफिशिएंट, यानी कि हाईली एक्टिव मतलब क्या, मतलब यह है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करते हैं। वो आपको यहां पे पता चल गया होगा कि कार्बोनिक एसिड के 3 मिलियन मॉलिक्यूल्स पर मिनट में डिकम्पोज करवाता है आपका ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सो मूविंग फॉरवर्ड we will take another case, another property of enzymes. The another property of enzymes is that they are highly selective in nature, highly specific
आप कह सकते हो दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव इन नेचर। एंजाइम्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, एक तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं एंड हाईली सिलेक्टिव होते हैं। सर उसका मतलब क्या है? जो एंजाइम एक रिएक्शन को कंट्रोल करता है वही एंजाइम दूसरी रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक मिनट रुकिएगा। तो बेटा हमने यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक एंड हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। जो एंजाइम एक रिएक्शन को कंट्रोल करता है वही एंजाइम दूसरे रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। यानी कि नेचर में जो एक फंक्शन होती है एंजाइम की, एक एंजाइम एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन कंट्रोल कर सकता है और वही एंजाइम किसी दूसरी रिएक्शन में यूज नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग हियर दे आर हाईली स्पेसिफिक and selective. That means the enzyme which controls one particular reaction cannot control the other reaction. तो देख लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। I will take here one example of C6H10O5 whole N. This molecule is starch. जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, हम इसको N times वाटर ऐड करते हैं in presence of enzyme diastase. This enzyme diastase. This diastase is the enzyme which catalyzes starch in presence of water and converts this starch into maltose. Maltose, and the formula of maltose is C12H22O11. ये N times बन जाता है। Starch when treated with water gets converted into maltose and the reaction is catalyzed by diastase which is an enzyme. तो और एक रिएक्शन लेते हैं, मैं माल्टोस को लेता हूं अब, माल्टोस C12H22O11। ये माल्टोस N टाइम्स बन रहे, इनमें से मैंने एक कंपाउंड यहां पे लिया, दिस इज माल्टोस। माल्टोस को आप फिर से वाटर ऐड कर दो, एक मॉलिक्यूल ऐड कर दो वाटर मॉलिक्यूल, तो ये माल्टोस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये कन्वर्ट होता है इनटू 2 times C6H12O6, ग्लूकोज बनाता है बेटा। लेकिन द कन्वर्शन ऑफ माल्टोस इनटू ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेस। आप देख सकते हो स्टार्च माल्टोस में कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेस एंजाइम, माल्टोस कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेस। इस वाली रिएक्शन में एंजाइम डायस्टेस यूज हो रहा है और इस वाली रिएक्शन में माल्टेस एंजाइम यूज हो रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल मैं ऊपर लिख लेता हूं, और एक एग्जांपल। I will take this compound C12H22O11, that is sucrose. सक्रोस अगर आप लेते हो, इसको भी आप ऐड कर दो एक वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेस, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेस। यहां पे एंजाइम यूज हो रहा है डायस्टेस, डायस्टेस कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस। यहां पे एंजाइम हो रहा है माल्टेस इस्तेमाल और माल्टेस कन्वर्ट्स माल्टोस इनटू ग्लूकोज, व्हाइल एज दिस इनवर्टेस it catalyzes sucrose in presence of water and gives C6H12O6 plus C6H12O6। एक तो यहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और एक फ्रैक्टोस मॉलिक्यूल बनता है। तो आप देख सकते हो अलग अलग एंजाइम्स का अलग अलग रोल। माल्टेस catalyzes maltose and converts it into glucose. Diastase catalyzes starch and converts it into maltose. And whereas invertase catalyzes sucrose and converts it into glucose and fructose. अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग सबस्ट्रेट्स को कैटालाइज करते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनवर्टेस हमेशा कैटालाइज करता है सक्रोस को, इनवर्टेस माल्टेस को कैटालाइज नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई आई सेड एंजाइम्स आर स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव इन नेचर। डायस्टेस हमेशा कैटालाइज करेगा स्टार्च को, ये कभी इस माल्टोस को कैटालाइज नहीं कर सकता।
माल्टेस हमेशा कैटालाइज करेगा माल्टोस को, ये कभी सक्रोस को कैटालाइज नहीं करेगा। दैट इज व्हाई वी सेड एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन कैरी आउट करने में मदद करता है। दैट इज व्हाई वी सेड दे आर सिलेक्टिव एंड स्पेसिफिक इन नेचर। एक एंजाइम हमेशा एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कंट्रोल करता है। आप यहां पे देख सकते हैं अलग अलग एंजाइम अलग अलग सबस्ट्रेट्स पे एक्ट करता है और अलग अलग रिएक्शन कंट्रोल करवाता है। तभी हमने कहा कि जो एंजाइम्स होते हैं उनकी जो एक्शन होती है, उनकी जो फंक्शन होती है, दैट इज सिलेक्टिव एंड स्पेसिफिक। दैट मीन्स दे कंट्रोल ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो मूविंग फॉरवर्ड, we will take another condition, another point, another important point regarding enzymes. एक चीज समझना function. The function of enzyme is called as activity. The functioning of enzymes, that is called as activity of the enzyme. The activity of enzymes, the function of enzymes, or we can say the activity of enzymes, that is increased. Enzymes की activity increase होती है by certain substances which are called as apoenzymes. बेटा याद रखना ये चीज, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है, एंजाइम्स की एक्टिविटी कुछ सबस्टेंसेस की वजह से वो एक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो जाती है। What do you mean by activity of enzyme? Activity means the functioning of the enzyme, the ability of the enzyme to control or to accelerate the rate of a particular reaction. That activity of the enzyme is increased. It is increased by certain substances, and those substances are called as apoenzymes. Sir, apoenzymes कौन है? apoenzymes कुछ substances होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी, एंजाइम्स की फंक्शन इंक्रीज कर देते हैं। उन्हीं सबस्टेंसेस का नाम रखा गया एपोएंजाइम्स। एपोएंजाइम्स में यूजुअली कुछ मेटल्स आते हैं, मेटल्स और मेटल आयन्स लाइक Na+, इट कैन बी कॉल्ड एज एन एपोएंजाइम, लाइक मैंगनीज 2+, इट इज एन एपोएंजाइम, और इट में भी कोबाल्ट 2+ और कॉपर 2+, और ऐसे हम किसी भी आयन को भी ले सकते हैं। That means you have to remember one thing, enzymes, they are the biological catalysts, they accelerate of the rate of the reaction, and the ability of the catalysts to accelerate the rate of the reaction, that term is called as activity of enzymes. और enzymes की activity और enzymes की function जो है, that is increased by certain substances, and those substances are called as apoenzymes, and those apoenzymes are usually metal ions, and those metal ions are here, and instead of these you can also some other metal ions also. That means the metal ions have the ability, they increase the activity or they increase the function of the enzymes, and these metal ions are called as apoenzymes. इनको हम apoenzymes भी कहते हैं। So I will rub this off now. Moving towards another point, we'll take one more important point regarding enzymes. That is the activity or the function of enzymes. The activity or the function of enzymes that may be decreased. That may be decreased by certain substances which are called as, उनको हम नाम देते हैं inhibitors, or they are also called as retarders, or they are simply called as poisons. जो poisons होते हैं, poisons या retarders या inhibitors, these are the substances जो एंजाइम्स की एक्टिविटी फंक्शन को रिड्यूस करते हैं। और ऐसे सबस्टेंसेस जो एंजाइम्स की एक्टिविटी, जो एंजाइम्स की फंक्शन, जो एंजाइम्स का मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग द रिएक्शन, उस प्रॉपर्टी को डिक्रीज करते हैं, ऐसे सबस्टेंसेस को हम इनहिबिटर्स कहते हैं, रिटार्डर्स कहते हैं या पॉइजन्स कहते हैं। और इसमें जो बेटा एग्जांपल्स आती हैं वो है ड्रग्स। कोई बंदा होता है जो बहुत सारे ड्रग्स लेता है,
उसमें जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है बॉडी में वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ड्रग्स जो है ना, ड्रग्स एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। अगर कोई बंदा खाना खाता है तो डाइजेशन ऑफ द फूड, दैट इज ऑल्सो द बायोलॉजिकल प्रोसेस, और डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ द फैट्स, दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। और जब कोई बंदा ड्रग्स लेता है उसमें उन एंजाइम्स की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। उस बंदे में ना तो प्रॉपरली कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती नहीं है, प्रॉपरली डाइजेशन भी नहीं होगी, प्रॉपरली उसमें रेस्पिरेशन भी नहीं होगी, तो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके बॉडी में अच्छे से होती ही नहीं है। तभी वो पर्सन फिर अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है जब वो हाई डोज ऑफ ड्रग्स लेता है। तो समझ लीजिएगा एक चीज, एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है, फंक्शन है, that is increased by certain substances which are called as inhibitors, retarders or poisons, and those poisons or inhibitors or retarders they mostly include drugs। यानी कि ड्रग्स जो भी बंदा लेगा उसके जो एंजाइमेटिक एक्शंस है वो प्रॉपरली नहीं होती, क्योंकि these drugs they act as poisons and they reduce the activity of these enzymes। और एक बात करते हैं यहां पे, और एक बात एंजाइम्स के बारे में, you are studying some important points regarding enzymes and their introduction, and one more point regarding them is one more important point: the function of enzymes. The function of enzymes is completely destroyed at 70 degrees Celsius। बेटा अगर आप कोई एंजाइम लेते हो, मैंने पहले ही कहा था, एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, एंजाइम्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है, दैट इज द बॉडी टेम्परेचर, और वी कैन से दे प्रॉपरली फंक्शन एट द रूम टेम्परेचर। एंजाइम्स रूम टेम्परेचर पे प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, या एंजाइम्स हमारे बॉडी टेम्परेचर पे प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। लेकिन वंस अगर हम एंजाइम्स को 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, उनकी बायोलॉजिकल फंक्शन ही खत्म हो जाती है, और एंजाइम्स कंप्लीटली इस टेम्परेचर पे 70 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीटली उनकी फंक्शन सारी खत्म हो जाती है, रादर वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एट 70 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स फॉर कैरिंग आउट द normal functioning of the enzymes, the temperature should always be less than the 70 degrees Celsius, or rather for the functioning of enzymes the temperature should be maintained at room temperature, or they function at body temperature properly. Rather at 70 degrees Celsius they are completely destroyed, they do not function at this temperature at all. So note this point here. होप बेटा आपने ये नोट कर दिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं, and we will be moving towards the most important part of this lecture। बेटा अब देखिएगा हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एक एंजाइम कैसे एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर जो मैंने कल सेंड किया था, उसमें हमने कैटालिस्ट्स के बारे में पढ़ा। कैटालिस्ट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक कैटालिस्ट्स होते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट्स डिफरेंट तरीकों से एक पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं। कैटालिस्ट्स में आपने देखा, या तो कैटालिस्ट खुद रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करवाता है, या कुछ कैटालिस्ट्स ऐसे हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, वो खाली अपना सरफेस अवेलेबल कराते हैं, उसी सरफेस पे फिर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, और ऐसे कैटालिस्ट को हम कहते हैं सरफेस कैटालिस्ट, जिसकी रिएक्शन जिसका रिएक्शन में कोई रोल है ही नहीं, वो खाली सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन टू ऑकर ऑन। लेकिन एंजाइम्स का क्या पंगा है? एंजाइम्स जो है ये कैसे एक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, कैसे एक एंजाइम एक बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, और वही हमें पढ़ना है इन दिस टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो देख लीजिए, द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इट वाज गिवन बाय माइकल एंड मैरी। दो केमिस्ट्स है बेटा, एक का नाम है माइकल, दूसरा है मैरी। इन दोनों केमिस्ट्स ने यह एक्सप्लेन किया
कि कैसे एक एंजाइम एक बायोलॉजिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करवाता है, या इन दोनों ने एक्सप्लेन किया कि कैसे एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को या पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरी आउट करवाता है। या माइकल एंड मैरी मेंटन ने यह एक्सप्लेन किया कि कैसे एक एंजाइम खाली एक ही रिएक्शन को कंट्रोल करवाता है। सो एज टू एक्सप्लेन द सिलेक्टिव नेचर ऑफ एंजाइम्स, so as to explain the specific nature of enzymes, why enzymes react with a particular reactant only, why they control only a particular reaction. So as to explain that, Michael and Mary Menton have given a special mechanism of enzyme action. इन्होंने क्या कहा, माइकल एंड मैरी मेंटन ने, इन्होंने कहा जो एंजाइम होता है, एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है। समझिएगा, सबस्ट्रेट मीन्स रिएक्टेंट। एक एंजाइम जो है, एक एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट के साथ, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है इन ए स्लो स्टेप। सॉरी, एंजाइम जो है रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ इन ए वेरी फास्ट मैनर, फास्ट स्टेप में, एंड दे फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एज पर माइकल एंड मैरी मेंटन, जो एंजाइम होता है वो रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट के साथ, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है इन ए फास्ट स्टेप, एंड ये दोनों आपस में मिलके बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड दे कॉल्ड इट एज स्टेप फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन। सो एंजाइम कैसे एक रिएक्शन को कंट्रोल करता है? एज पर दीज टू, एंजाइम फर्स्ट रिएक्ट्स विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, दैट इज सबस्ट्रेट, and with that reactant enzyme combines and forms enzyme substrate complex, which is generally unstable, और दूसरे सेटअप में क्या होता है? दूसरे सेटअप में ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, दूसरे सेटअप में यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स स्लो सेटअप में इसको हीट करके डिकम्पोज किया जाता है, और इसको हीट किया जाता है इन स्लो स्टेप, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद आपका एंजाइम वापस मिलता है, और साथ ही में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब ब्रेक होता है इन स्लो स्टेप, एंजाइम वापस निकलता है, और साथ में यहां पे आपका प्रोडक्ट मिलता है। तो देख लीजिए, दिस इज द मैकेनिज्म पुट फॉरवर्ड बाय माइकल एंड मैरी मेंटन। ये क्या कहते हैं? एंजाइम जो है, एंजाइम कैसे अपनी एक्शन शो करता है, एंजाइम कैसे एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरी आउट करता है। सबसे पहले एंजाइम सब रिएक्टेंट के साथ खुद रिएक्ट करता है और बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर वही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक स्लो सेटअप में डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है एंजाइम और आपका प्रोडक्ट। यानी कि एंजाइम यहां पे ये एंजाइम का रोल खत्म होके आपका जो इस रिएक्शन का टोटल सम आएगा, आप देख लो, एंजाइम रिएक्टेंट साइड से भी है, प्रोडक्ट साइड से भी है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर क्या बचा आपका? रिएक्टेंट। एक चीज कर लो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये प्रोडक्ट में है, ये वाला एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट में है। तो केमिकल रिएक्शन को जब भी ऐड करते हैं हम सेम जो होते हैं सबस्टेंसेस ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, हम उनको कैंसिल कर देते हैं। ये रिएक्टेंट साइड से है, ये प्रोडक्ट साइड से, तो कैंसिल कर दो। आपका ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट साइड से है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट साइड से है, तो सेम चीजें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड से है, तो इनको कैंसिल कर दो। ऊपर क्या बचा आपका? रिएक्टेंट, और नीचे क्या बचा? प्रोडक्ट। यहां तो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है विद द एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। ये सब हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, और ऐसे करके आपकी रिएक्शन जो कैरी आउट होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि एंजाइम पहले सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और बनवाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर दूसरे स्टेप में ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और साथ में प्रोडक्ट को बनवाता है और एंजाइम वापस रिलीज हो जाता है।
और ऐसे करके आपके सारे रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. बट दिस थिंग हैपन्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. व्हेन एंजाइम्स रिएक्ट विद सबस्ट्रेट, फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन दैट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट विद द रिलीज ऑफ द एंजाइम बैक. तो ये इतना इजी भी नहीं है जितना आपको लग रहा है. हम थोड़ा इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन करेंगे. As per Michael and Mary Menton, माइकल एंड मैरी मेंटन ने तो ये चीज समझा दी कि एंजाइम पहले सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, फिर बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर वही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होके बनाता है प्रोडक्ट, और एंजाइम लास्ट में रिलीज हो जाता है वापस. चलो वो तो समझ आ गए. लेकिन उन्होंने एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कर दी. इन्होंने कहा जो एक एंजाइम होता है, ये ले लो आप, ये एक एंजाइम है. इन्होंने कहा कि एंजाइम की जो सरफेस होती है, ये है सरफेस. एंजाइम की सरफेस पे कुछ कैविटीज होती है. ये है कैविटी, ये एक कैविटी है, और ये और एक दूसरी कैविटी है. माइकल एंड मैरी मेंटन ने क्या कहा कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की सरफेस पे कुछ कैविटीज होती है, these cavities. और एंजाइम्स बेसिकली है क्या? एंजाइम्स एक्चुअली है प्रोटीनिशियस कंपाउंड्स, प्रोटीन्स. तो इन प्रोटीन्स की सरफेसेस पे एज पर दीज टू केमिस्ट्स देयर आर सम कैविटीज. ये एक कैविटी है, ये दूसरी कैविटी है. और ये जो कैविटीज होते हैं ना, इनका नाम रखा गया एक्टिव साइट्स. एक्टिव साइट्स समझ लीजिएगा अच्छे से बेटा. माइकल और मैरी मेंटन कहते हैं कि जो एंजाइम्स की सरफेसेस होती है, इनके सरफेसेस पे कुछ कैविटीज होती हैं. उन कैविटीज का नाम रखा गया एक्टिव साइट्स. अब एक्टिव साइट्स क्यों नाम रखा गया वो समझते हैं. कहा गया ये जो एक्टिव साइट्स होते हैं या जो कैविटीज होते हैं, इनमें अटैच होते हैं कुछ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स. इनमें अटैच होते हैं कुछ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स. मेरा फिर से समझिएगा. एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स में कुछ कैविटीज होती हैं ऑन देयर सरफेस, और उन्हीं कैविटीज का नाम रखा गया एक्टिव साइट्स. उन एक्टिव साइट्स में कहा गया कुछ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, लाइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप, लाइक SH ग्रुप, थायो अल्कोहलिक ग्रुप, लाइक एमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप, एटसेट्रा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. फिर से समझिएगा एक बार. एंजाइम्स के सरफेसेस पे होते हैं कुछ कैविटीज. उन कैविटीज का नाम रखा गया एक्टिव साइट्स, और उन्हीं एक्टिव साइट्स में कहा गया उनमें होते हैं प्रेजेंट कुछ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स. वो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स या तो एमाइन ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है, या थायो अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है, या इन ग्रुप्स को छोड़ के कोई और भी फंक्शनल ग्रुप इन एक्टिव साइट्स में प्रेजेंट होता है. अब आप कहोगे सर एंजाइम में फंक्शनल ग्रुप्स कहां से आ गए? बेटा एंजाइम्स होते ही क्या है? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट तो होंगे ही. तो वो फंक्शनल ग्रुप्स यही होते हैं जिनका नाम रखा गया एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स. अब माइकल और मैरी मेंटन क्या कहते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स, माइकल और मैरी मेंटन क्या कहते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स विच आर कॉल्ड एज एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स. इन एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स की मदद से एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ट्रैप करता है. समझ लीजिएगा बेटा फिर से. एक एंजाइम अपनी एक्टिव साइट्स की वजह से एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ट्रैप करता है अपने इन एक्टिव साइट्स में. एक एंजाइम की सरफेस पे जो कैविटीज होती है, उन्हीं कैविटीज में एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ट्रैप किया जाता है. अब उस सबस्ट्रेट को ट्रैप कौन करेगा? यही फंक्शनल ग्रुप. ये फंक्शनल ग्रुप जो एंजाइम के सरफेस पे होते हैं, यही फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्टेंट को अट्रैक्ट करेंगे, सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ. अट्रैक्ट कैसे करेंगे? या तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, या तो उसके साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेंगे. तो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन अट्रैक्टिव फोर्सेस दिस एंजाइम ट्रैप्स द रिएक्टेंट्स and traps the reactants or substrates and forms enzyme substrate complex. देख लीजिए, मैं ये हटा देता हूं. अब ये मैं हटा देता हूं. ये आपका एंजाइम है यहां पे बेटा.
ये एंजाइम है और ये यहां पे सबस्ट्रेट आ गया, सबस्ट्रेट। अब एंजाइम के सरफेस पे क्या है? कैविटीज, एक्टिव साइट्स। उन्हीं एक्टिव साइट में ट्रैप हो जाएगा क्या? सबस्ट्रेट। लेकिन एक सबस्ट्रेट के बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको समझनी है। यह कहा गया ओनली दो सबस्ट्रेट्स, ओनली दो सबस्ट्रेट्स, ओनली दो सबस्ट्रेट्स गेट ट्रैप्ड, ओनली दो सबस्ट्रेट्स get trapped in the active sites, in the active sites of enzymes whose shape is complementary to that of the enzyme। बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लेना पहले। कहा गया कि जब सबस्ट्रेट और एंजाइम क्लोज आते हैं, जब सबस्ट्रेट और एंजाइम क्लोज आते हैं तो एंजाइम्स की सरफेस पे जो एक्टिव साइट्स होती है, उन्हीं एक्टिव साइट्स में फंस जाता है कौन? सबस्ट्रेट। लेकिन ये जो यहां पे कहा गया, वही सबस्ट्रेट एंजाइम की सरफेस में ट्रैप हो जाएगा जिसकी शेप कंप्लीमेंट्री हो टू द शेप ऑफ द एंजाइम। बेटा इस कंसेप्ट का नाम रखा गया लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल। ये जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का कंसेप्ट जो पढ़ रहे हो, इट इज कॉल्ड एज लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल मतलब जैसे एक की, एक चाबी एक पर्टिकुलर ताले को या एक पर्टिकुलर लॉक को खोलती है, वैसे ही एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एक पर्टिकुलर एंजाइम के कैविटीज में फिक्स हो जाता है। एक एंजाइम खाली उसी सबस्ट्रेट को ट्रैप करेगी अपने सरफेस में जिस सबस्ट्रेट की शेप हो कंप्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द एंजाइम। अब देख लो क्या होगा, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आने के टाइम पे क्या होगा देख लो, ये देख लो आप, ये आपका एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, इसके पास आ जाएगा और ये इसकी कैविटीज में फिट हो रहा है। ये आ गया आपका सबस्ट्रेट। अब देख लो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में चिपक गए हैं क्योंकि इन दोनों की शेप कंप्लीमेंट्री है। ये आपस में चिपक गए तो इन्होंने बना दिया यहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नाउ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हैज बीन फॉर्मड। क्योंकि इन दोनों की शेप कंप्लीमेंट्री है, ये सबस्ट्रेट कंप्लीटली फिट हो रहा है इस एंजाइम की कैविटीज में और यहां पे बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये जो यहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये किन की वजह से बन रहा है? इन एक्टिव साइट्स की वजह से, कैविटीज की वजह से ये सबस्ट्रेट यहां पे ट्रैप हो रहा है। तभी हम कहते हैं एंजाइम सिलेक्टिव होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम हमेशा एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, उसी सबस्ट्रेट के साथ जिसकी शेप कंप्लीमेंट्री हो टू दैट ऑफ द एंजाइम। खाली वही सबस्ट्रेट एंजाइम के कैविटीज में फिट हो सकता है और तब बन सकता है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब देख लो अब क्या होता है। ये तो आपका स्टेप नंबर फर्स्ट था, स्टेप नंबर फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जो स्टेप नंबर सेकंड आएगा, स्टेप नंबर सेकंड के हिसाब से आपका ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, अब स्टेप नंबर सेकंड में इसको हमें हीट करना पड़ेगा। हीट करके ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने से एंजाइम की शेप में कोई चेंज नहीं आता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजिशन होने की वजह से एंजाइम की शेप में कोई चेंज नहीं आता, अपनी शेप फिक्स्ड। लेकिन जब इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में से डिकम्पोजिशन हो जाती है, ये जो आपका सबस्ट्रेट है इसकी शेप कंप्लीटली चेंज हो जाती है और चेंज होने के बाद ये जो सबस्टेंस यहां पे बनता है इसी को हम प्रोडक्ट फिर कहते हैं। बेटा ये है आपका प्रोडक्ट। व्हेन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस, द शेप ऑफ द एंजाइम डज नॉट चेंज बट दैट ऑफ द सबस्ट्रेट चेंजेस कंप्लीटली। एंड जब शेप ऑफ द सबस्ट्रेट चेंज होती है, ये फिर सबस्ट्रेट नहीं रहता, ये फिर आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो आपने यहां पे देखा एज पर लॉक एंड की मॉडल
लॉक एंड की मॉडल। एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द एक्टिव साइट्स एंड बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर डिकम्पोज होके एंजाइम वापस दे देता है, और साथ में ये जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की शेप कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाती है और यहां पे एक नया सबस्टेंस यानी कि प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसी के साथ ही ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो है, ये सारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही में आपका सरफेस केमिस्ट्री वाला जो यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह वी विल बी सून टेकिंग द न्यू यूनिट। टिल देन, नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाउन एंड कीप वर्किंग हार्ड। खुदा हाफिज।